कैसे हो आप लोग दोस्तों। होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आज हम लेके आए हैं दोस्तों स्टोरी जिसका नाम इंडिगो है। ये कहानी मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा पहले इस कहानी के ऊपर। ये कहानी उस समय की है जब इंडिया वॉज अंडर गोइंग अ फ्रीडम स्ट्रगल और गांधी जी स्टार्टेड हिज life in India as a leader, as a Mahatma during that time, right? So ये one of the first non cooperative movement जो गांधी जी ने चलाया था उसके ऊपर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम लुइस फिशर है। लुइस फिशर is one of the very famous authors during that time. He has written a book called Life of the Mahatma Gandhi, and he has written a book on life on Mahatma Gandhi, and he has received one of a lot of awards on this book as well. So ये जो इंडिगो ये जो चैप्टर है ये essentially उसी बुक का एक एक्सर्ट है और बहुत ही अच्छी तरह क्राफ्टेड है। उन्होंने 1942 में ही विजिटेड गांधी जी एट हिज आश्रम इन गुजरात एंड बेस्ड ऑन हिज कॉन्वर्जेशन विद हिम जो गांधी जी ने बताया था उनको कि कैसे ही स्टार्टेड दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दैट टाइम, उसके बारे में ये कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्रीफ अराउंड द ऑथर। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर न्यूयॉर्क टाइम्स। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written by Gandhi by Times Educational Supplement. So just a brief around him. Yes. जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ इंटरव्यू दैट वाज टेकन बाय लुइस फिशर ऑफ महात्मा गांधी इन 1942 व्हेन ही विजिटेड हिज आश्रम इन गुजरात। लाइक दैट। जैसे कि हम हर स्टोरी के लिए करते हैं, वी विल डू अ सीन वाइज ब्रेकअप और हर सीन में देखते हैं कि पहले एक मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको सीन का कि सीन में हम क्या डिस्कस करेंगे और फिर उस सीन का टेक्स्ट देखते हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले द मीटिंग एट लखनऊ। ओके, ये जो कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों, ये स्टार्ट होती है एक डेलीगेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देके, जो कि कांग्रेस का एक बड़ा डेलीगेशन, एक बड़ी मीटिंग लखनऊ में चल रही थी। एंड देयर वाज दिस गाय कॉल्ड राजकुमार शुक्ला। एक पीजेंट थे, एक फार्मर थे चंपारण बिहार के। वो गांधी जी को विज़िट करते हैं और गांधी जी को विज़िट करने के बाद वो उनसे बोलते हैं कि वहाँ उनके यहाँ मतलब चंपारण में देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल गोइंग बिटवीन द फार्मर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स एंड ही वांट्स गांधी जी टू विजिट दैट प्लेस, राइट। इससे स्टार्ट होती है और कैसे वो एक मतलब बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बहुत ही अडिग सॉर्ट ऑफ अ पर्सन थे कि वो गांधी जी के पीछे काफ़ी टाइम तक लगे रहे कि आप हमारे साथ चलिए वहाँ पे, बिकॉज you can help us in coming out of the problems, you can help the farmers to come out of the problems that they are facing. देखते हैं कहानी का सीन दोस्तों। The story begins at the annual convention of the Indian National Congress. Rajkumar Shukla, poor illiterate but resolute sharecropper from Champaran, approaches Gandhi ji. He begs Gandhi to visit Champaran to see the injustice of the landlord system. Gandhi ji is busy and has appointments across India. Shukla follows him everywhere from Kanpur to Ahmedabad to Calcutta until Gandhi, impressed by his tenacity, finally agrees to go. Okay, let's look at the text, right? When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो ये जो conversation है between the author and the on गांधी जी है, जिसमें गांधी जी कह रहे हैं कि कैसे ये सारा मूवमेंट शुरू हुआ in 1917. He started by saying to him and telling him the story of how this movement started. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 231 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran. I wanted you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. ये एक
कॉन्वर्सेशन है, ये सारी टेक्स्ट जो हमको बता रही है वो ये है कि कैसे राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ चलते रहे। गांधी जी अलग अलग प्लेसेस पे गए, राजकुमार शुक्ला फॉलोड हिम देयर। इवन व्हेन ही वेंट बैक टू हिज आश्रम इन गुजरात, राजकुमार शुक्ला फॉलोड हिम देयर एज वेल। Therein, you know, when continuously seeing Rajkumar Shukla following him, he asked him, tell me what do you want, and then he said that, you fix a date. He begged. Impressed by the sharecropper's tenacity and the story, Gandhi ji said, I have to be in Calcutta on such and such date, come and meet me and take me from there. So he finally agrees. ये कहते हैं कि आप मेरे को कैलकाटा जाना है इस डेट पर, आप वहाँ आइए और मुझे वहाँ से ले जाइए. Okay. Now next scene, the stopover at Patna and Muzaffarpur. So essentially, जैसे कि राजकुमार शुक्ला की टेनासिटी देखकर गांधी जी अग्री कर जाते हैं कि उनको चंपारण जाना है. बट बिफोर गोइंग टू चंपारण, ही स्टॉप्स ओवर एट पटना एंड मुजफ्फरपुर, and he also stops over to meet some of his friends and also to gather more facts about the problem that the farmers are facing, from the landlords. So ये सारी चीज़ इस सीन में है. So 2 lines before we move to the text, the visit to the house of Rajendra Prasad, and the servants mistakes Gandhiji for another untouchable peasant and don't let him draw water from the well. And then in Muzaffarpur, Gandhiji stays with Professor Malkani. He meets lawyers who represents the peasants and chides them from charging high fees to the poor. He concludes that taking them to law court does little good as long as the peasants are crushed by fear. So essentially ये सीन उन 2 विजिट्स के बारे में बता रहा है. पहली विजिट गांधी जी की जो पटना में थी, जहाँ पे वो राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं, हु इज़ वन ऑफ द वेरी एमिनेंट लॉयर्स. और फिर मुजफ्फरपुर में वेरिन ही स्टेज विद प्रोफेसर मलकानी. और प्रोफेसर मलकानी के पास रहने के बाद वो बहुत सारे लॉयर से भी मिलते हैं और उनकी भी कहानी सुनते हैं कि कैसे वो कह रहे हैं कि दीज लॉयर्स आर फाइटिंग द केसेस ऑफ फार्मर्स इन द कोर्ट्स. तो गांधी जी उनसे कहते हैं कि पहले तो आपको इतनी फीस ही चार्ज नहीं करनी चाहिए फार्मर से, और दूसरी चीज़ ये ऐसे केसेस को लॉ कोर्ट्स ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इनके जो फैसले हैं वो हमेशा फार्मर्स के अगेंस्ट ही जाते हैं. सो लेट्स लुक एट द टेक्स्ट. Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train to the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of the lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress and president of India. Gandhiji then decided to go to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information of the conditions conditions of the farmers, and on more importantly about the conditions that Shukla was not able to tell him. Right? He accordingly sent a telegram to Professor Kriplani, whom he had seen in Tagore Shantiniketan school. The news of Gandhi's advent and the nature of this mission spread quickly to Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see the champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in courts. They told him about their cases and reported a side of their fees. I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to courts does little good. राइट. सो असेंशली एक चीज़ मैं मिस कर गया तो वो ये है कि इस सीन में ये भी होता है कि जैसे ही गांधी मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं वैसे ही फार्मर्स अक्रॉस फ्रॉम मुजफ्फरपुर, फ्रॉम चंपारण, दे स्टार्टेड विजिटिंग गांधी इन मुजफ्फरपुर इटसेल्फ. और मुजफ्फरपुर में जब वो आते हैं वहाँ पे तो वो देखते हैं कि फार्मर्स फार्मर्स ने उनके बारे में सुना भी नहीं था पहले. दे जस्ट न्यू दैट देयर इज़ अ महात्मा हु हैज़ कम टू काइंड ऑफ हेल्प देम. सो ये बस सुन के ही वो वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ आके फिर वो उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो देन एज आई सेड दैट इन सीन 2 itself he states that it's useless for us to go to law courts. लॉ कोर्ट्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और क्योंकि वहाँ पे एक तो जजमेंट फार्मर्स के फॉर नहीं होता है, फार्मर्स के अगेंस्ट ही आता है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमको फार्मर से इतनी ज़्यादा फीस नहीं लेनी चाहिए. वो लॉयर्स को ये चीज़ कहते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट मूव टू सीन 3. सीन 3 एक्सप्लेन्स द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. सो रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या था कि चंपारण की जितने भी लैंड थी उसमें लोग वो जनरली शेयर क्रॉपर्स को दी गई थी बाय लैंडलॉर्ड्स. शेयर क्रॉपर्स वो फार्मर्स होते हैं दोस्तों जो किसी की लैंड को उनके बिहाफ पे कल्टीवेट करते हैं. राइट. तो जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो ये कहते थे कि आप 15% जो लैंड है उसमें इंडिगो को आप लगाओ और वो इंडिगो एज अ शेयर हमको आप दिया करो.
राइट। सो ये एक चीज़ उस पर कंडीशन आती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जब जब जर्मनी में व्हेन जर्मनी डेवलप सिंथेटिक इंडिगो, जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनने लग जाती है और वो यहाँ पे इंपोर्ट होने लगती है, तो यहाँ की जो इंडिगो होती है उसका उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो इट वाज इकोनॉमिकली नॉट फीजिबल फॉर द लैंडलॉर्ड्स टू टेक दिस इंडिगो एंड इग्नोर द सिंथेटिक इंडिगो। तो इसलिए वो फार्मर्स को कहते हैं कि आप इस अग्रीमेंट से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपको हमको कुछ पैसे देने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। बट लेटर फार्मर्स को पता लग जाता है कि लैंडलॉर्ड्स अग्रीमेंट से बाहर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो सिंथेटिक इंडिगो पे ट्रेड करना चाहते हैं, राइट। और ये जब उनको पता लगता है तो वो कहते हैं कि आप हमारे जो पैसे हमसे आपने लिए हुए हैं उस एग्रीमेंट से बाहर आने के लिए, वो पैसे आप हम सबको वापस करें। सो ये झगड़ा हो जाता है बिटवीन द फार्मर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। आइए इसको और गहराई से देखते हैं। Most of the arable land in Champaran was owned by British landlords. They forced Indian tenants to plant 15% of their holdings with indigo and surrender the entire harvest as rent. When Germany developed synthetic indigo, the natural crop became unprofitable. The landlords told the peasants that they could be released from the 15% agreement if they paid compensation. Many signed, but when they discovered they had been cheated, they wanted their money back. तो जैसे ही वो डिस्कवर करते हैं कि ये जो 15% के अगेंस्ट जो उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं वो इसलिए लिए हैं क्योंकि वहाँ पे सिंथेटिक इंडिगो को पे वो ट्रेड करेंगे, तो वो अपने पैसा वापस मांगना चाहते हैं। ओके, नाउ इसकी टेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा। Most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. Landlords compelled all tenants to plant 3/5 or 3/20 or 15% of the holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by a long-term contract. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released for the 15% arrangement. मतलब आप हमको कुछ पैसे दीजिए, उस पैसे के अगेंस्ट ही हम आपको 15% का जो अग्रीमेंट हमारे और तुम्हारे बीच में है, जिसमें 15% आपको इंडिगो प्लांट करनी है और हमको एज अ रेंट देने हैं, हम तभी आप उससे आप निकल सकते हो। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. So जैसे ही illiterate peasants के पास ये न्यूज़ पहुंचती है कि ये कॉम्पनसेशन भी वो ले रहे हैं और अग्रीमेंट से इसलिए हट रहे हैं क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो में वो ट्रेड करेंगे, तो वो कहते हैं कि आपको हमको हमारा पैसा वापस देना पड़ेगा जो आपने हमसे एज अ कॉम्पनसेशन लिया है टू कम आउट ऑफ द अग्रीमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। द कॉन्फ्रंटेशन विद द अथॉरिटी। नाउ आफ्टर नोइंग ऑल द फैक्ट्स, गांधी जी एक्शन में आते हैं और गांधी जी एक्शन में आते हैं कि वो सेवरल ब्रिटिश ऑफिसर्स को विजिट करते हैं। ऑफिसर्स को विजिट करके वो उनसे और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बल्कि उनको ये कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप यहाँ पे नहीं बिलोंग करते हैं, राइट। बट गांधी जी एक्चुअली डिडंट अग्री टू व्हाट दे वर सेइंग और वो अपने मूवमेंट को जारी रखते हैं। ओके, द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑर्डर्स गांधी जी टू लीव तिरहुत। Gandhi ji signs the order but writes on it that he will disobey. Gandhi ji is summoned to court. Overnight, thousands of peasants gather in Motihari. The British officials feel powerless. They realize their dreaded and unquestioned power is being challenged. Okay, let's look at the text. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was not an outsider. ठीक है, वो कहते हैं कि आप बाहर से हैं, आपको हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। नेक्स्ट, गांधी रिकॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी टू फॉरवर्ड टू लीव तिरहुत। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीज हिम। सो गांधी जी जैसे 2-3 ऑफिसेज में जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए, लेकिन गांधी जी रुकते नहीं है। वो आगे तिरहुत से जाके वो मोतीहारी की तरफ जाते हैं, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल होती है, वो वहाँ के लिए प्रोसीड करने जाते हैं और बहुत सारे लॉयर्स और बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi ji decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messengers overtook him and ordered him to return to his town in carriage. Gandhi ji complied. So essentially यही चीज़ है कि कैसे
एक न्यूज़ आती है कि कोई एक पेजेंट को बहुत ही मैल ट्रीट किया है ब्रिटिश ऑफिसर ने, बहुत ही उसकी बेइज्जती करी है। सो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ जाएंगे। वो एलिफेंट में बैठ के वहाँ जा ही रहे होते हैं कि उनको ऑफिशियल्स रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप वापस जाइए। गांधी जी उनकी बात मान जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। सो गांधी जी को फिर वो कहते हैं कि आप चंपारण को छोड़ दीजिए। गांधी जी एक्नॉलेज करते हैं उनकी रिसिप्ट ऑफ द नोटिस जो उनको सर्व होता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा। Morning found the Motihari back with peasants. They did not know Gandhiji's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of the liberation from the fear of the British. So essentially जैसी बहुत सारे फार्मर्स को, बहुत सारे पीजेंट्स को ये पता लगता है कि गांधी जी और अथॉरिटीज़ के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, तो बहुत हज़ारों की संख्या में लोग, हज़ारों की संख्या में फार्मर्स उनको विजिट करते हैं और विजिट करके कोर्ट हाउस जहाँ पे उनका ट्रायल चलना था, जहाँ पे वो नोटिस रिटर्न कर देते हैं, तो उनको कोर्ट से नोटिस आता है और उस कोर्ट को वो घेर लेते हैं हज़ारों लोग, एंड इट्स सेड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ the movement that Gandhiji wanted to start. The official felt powerless without Gandhiji's cooperations. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was given them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. Okay. So next scene देखते हैं. हाँ, so next scene में वो ट्रायल के बारे में है दोस्तों, कि जो ट्रायल होता है गांधी जी का कोर्ट में, which is also the turning point of the story. So गांधी जी का जब ट्रायल होता है तो हज़ारों लोग सराउंड करते हैं कोर्ट हाउस को, बहुत सारे वकील उनके साथ गैदर होते हैं कोर्ट रूम में, और सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं तो सारे वकील भी अपनी अपनी गिरफ्तारी देंगे। और इस चीज़ को देखते हुए और इतने सारे लोगों को देखते हुए कोर्ट कहती है कि हम अभी फैसला नहीं सुना सकते, और हम फैसला फिर कहते हैं कि हम फैसला 2 महीने बाद सुनाएंगे। और एट द एंड ऑफ इट, आफ्टर सम टाइम, उनको ये खबर आती है कि लेफ्टिनेंट जनरल कह देते हैं कि हमने ये केस वापस ले लिया, एंड यू आर फ्री टू गो वेयर एवर यू वांट। ओके, इन द कोर्ट गांधी जी प्लीड्स गिल्टी. He explains that he broke the law not to be a lawbreaker, but to obey the voice of his conscience. The judge is baffled. The trial is postponed and eventually the case against Gandhiji is dropped. This was the first victory of civil disobedience in modern India. So ये पहली विक्ट्री थी जब सिविल डिसोबीडियंस, मतलब जो लोग हैं उनकी हरकत को या उनको लॉ ब्रेक करने के बाद भी उन गांधी जी को बरी किया गया, और ये एक उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत थी, पहली जीत थी। ओके, लेट्स लुक एट द टेक्स्ट. The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhiji to punish the bail for those 120 minutes. मतलब 2 घंटे बाद वो कहते हैं पहले हम 2 घंटे बाद फैसला सुनाएंगे। गांधी जी कहते हैं मैं कोई बेल नहीं लाऊंगा। द जज उनको बिना बेल के ही रिलीज कर देते हैं। When the court reconvened, the judge said that he would not deliver judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhiji to remain at liberty. ठीक है, वो कहते हैं कि हम जब कोर्ट 2 घंटे बाद शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी काफ़ी दिन तक जजमेंट नहीं दूंगा। और फिर बहुत सारे वकील जो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर जो थे उस समय गांधी जी के साथ, वो सारे लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी को अरेस्ट करेंगे तो हम लोग भी अरेस्ट होंगे साथ में। Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhiji was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison. ये मैंने आपको बोल चुका हूँ कि सारे वकील डिसाइड करते हैं कि वो भी गिरफ्तारी देंगे. And told them that they were ready to follow him to jail. The battle of Champaran is won, he explained. And he took a piece of paper and divided the group into pair and put down the order in which each pair of the coast rests. So ये जो line है, the battle of Champaran is won, ये बहुत important line है दोस्तों. इसकी बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं। ये जैसे कि मैंने कहा कि जब बहुत सारे लॉयर्स गांधी जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हम भी आपके लिए गिरफ्तारी देंगे, तब गांधी जी कहते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, हम ये बैटल इसी बात से जीत चुके हैं कि तुम सब लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो, राइट? सो लाइक दैट. Several days later, Gandhiji receives a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped.
सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, राइट। सो जैसे कि मैंने कहा कि गांधी जी के पास वो लेटर आ जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के का, जिसमें वो कहते हैं कि ये केस आपके अगेंस्ट ड्रॉप कर दिया एंड यू आर फ्री टू गो वेयर एवर यू वांट, राइट। सो नेक्स्ट सीन देखते हैं। नेक्स्ट सीन इज अबाउट द सेटलमेंट, राइट। सो सेटलमेंट क्या होता है कि उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर और गांधी जी की काफ़ी मीटिंग्स होती हैं और उसमें डिसाइड किया जाता है कि वो एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी में वो डिसाइड करेंगे कि इस जो लड़ाई है बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द शेयर क्रॉपर्स, इसके बारे में क्या फ़ैसला कर सके। सो जो कमेटी बनती है वो असेंशली ये फैसला, पहले जो लैंडलॉर्ड्स, उस कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं, उसमें कुछ वकील होते हैं और सिर्फ गांधी जी होते हैं जो फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो असेंशली वो शुरुआत में उनको लगता है कि गांधी जी मानेंगे नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि हम 50% या फिर वो कहते हैं नहीं हम सिर्फ 25% देंगे आउट ऑफ द टोटल कॉम्पेंसेशन जो हमको देना है। तो गांधी जी वो बात मान जाते हैं, राइट। दैट्स द मेन थिंग कि गांधी जी अग्रीज टू अ 25% सेटलमेंट जो वो कमेटी या जो वो लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं। और वो ये कहते हैं कि एंड में कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कंपनसेशन मिल रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इतने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो नीचे आ गए हैं और वो कुछ कंपनसेशन देने को तैयार है। ये इंडिया में उस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ना कि 25 या 50% अमाउंट जो वो देंगे। ओके, सॉरी। सो गांधी जी agrees to a commission of inquiry consisting of landlords, officials and himself. The evidence against the landlords is overwhelming. Evidence against the landlords is overwhelming. They offer to refund the money expecting Gandhi ji to demand 100%. Gandhi ji asked for 50% and the counter offer is 25%. So Gandhi ji 50% मांगते हैं और वो कहते हैं कि हम 25% ही दे सकते हैं। In the end, Gandhi ji accepts the 25%. He explains that the amount didn't matter. What mattered was the British landlords were forced to surrender their prestige and money for the first time. Right? So उनके अकॉर्डिंगली वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने बिना मतलब उनकी प्रेस्टीज को नीचे करके 25% कॉम्पनसेशन वो दे देते, वो बहुत बड़ी चीज़ थी, राइट। सो दैट वाज द सेटलमेंट दैट हैपेंड। सो थोड़ा टेक्स्ट देखते हैं इसमें। सो Gandhi ji has 4 protracted interviews with the Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situations. The commission consisted of the landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw that they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi ji, right? They thought he would ask for a full repayment, but Gandhi ji asked for 50%. He asked only 50%. There he seemed adamant, right? And he was adamant कि यार 50% तो मिलना ही चाहिए. Yes. So then, thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to their amazement, Mr. Gandhi took him this word. So वो सोचते हैं कि 50% से कम तो वो मानेंगे नहीं, इसलिए वो ऑफर कर देते हैं कि हम 25% देंगे, और to their amusement गांधी जी मान जाते हैं. Right, the settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi ji explained that the amount of the refund was less important. Amount of refund was less important than the fact that these landlords had been obliged to surrender part of the money and part of their prestige. So according to Gandhi ji, this was the most important thing than the amount that they were offering. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants had saw that he had right and defenders. He learned courage. Right, so event justifies Gandhi ji. Gandhi ji became a big, big face for these peasants after this non-cooperation movement and after they won this movement. Right, so ये सारी चीज़ थी. Let's move to the next scene. Social and cultural uplift. So इसमें essentially गांधी जी realized that the political victory is not enough. गांधी जी ये realize करते हैं कि सिर्फ जीतना wasn't enough. वो देखते हैं कि वहाँ पे उन फार्मर्स की, उन पीजेंट्स की बहुत ही ख़राब कंडीशन है. सो वो ऑल ओवर इंडिया से वॉलंटियर्स को बुलाते हैं, वॉलंटियर्स को एक कॉल देते हैं कि आप लोग यहाँ आइए, यहाँ पे स्कूल खोलिए, यहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराइए लोगों को, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होए और वो एक अच्छी जीवन जी सके. सो इट वॉज द नेक्स्ट फेज ऑफ द आफ्टर दे वन द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट. राइट, सो लेट्स लुक एट द टेक्स्ट. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. He appeared for teachers, Mahadev Desai and Narhari Parikh,
Two young men who had just joined Gandhiji as disciples and their wives volunteered for the work. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. Devdas Gandhiji's youngest son arrived from the ashram, so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. So primary schools खोलते हैं and primary schools were opened in 6 villages. और पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में बात होती है. कुछ डॉक्टर्स आते हैं वहाँ वॉलंटियर करने के लिए फॉर 6 months. सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन लोगों को गांधी जी की वजह से प्रोवाइड होती हैं, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. The Champaran episode was a turning point in Gandhiji's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country, right? So इस तरीके के questions भी आ जाते हैं, right? So when the writer can ask or the examiner can ask that, you know, he can give you this text. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. राइट. सो इस तरीके के एग्जर्ट्स आ जाते हैं. इस पर आपको पूछेंगे कि यू नो व्हाट डज द ऑथर मीन बाय दिस. सो एसेंशियली इसमें हमको क्या करना है, मैं ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. दैट हमको पूरी चीज, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा 20-25 वर्ड्स का, जिसमें आप करेंगे कि कैसे द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड एंड व्हाट वाज द मेन टेक्स्ट ऑफ दैट और व्हाट वाज द मेन मूवमेंट दैट गांधी जी स्टार्टेड. देन अराउंड 50 to 70 वर्ड्स अराउंड की जो ये चीज़ है दैट द ब्रिटिशर्स कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई कंट्री. मतलब जो ये केस जो वो लैंडलॉर्ड से जीते थे, जहाँ पे 25% की डिमांड पे भी वो मान गए थे. एंड ही वांटेड दैट पीजेंट शुड विन समथिंग एंड द लैंडलॉर्ड्स प्रेस्टीज शुड गो डाउन. इस पे आप 70-80 वर्ड्स का लिखेंगे. एंड देन ही स्टार्टेड कि हाउ दिस मूवमेंट एक्चुअली लेड टू द वाइड स्प्रेड, you know, that give the courage to a lot of the peasants, the poor, farmers, workers in other parts of the country, you know, that हम लोग जीत सकते हैं. ये चीज़, ये भरोसा उनके अंदर आया इस चीज़ की वजह से. and that was the main start of the non-cooperative movement that Gandhiji started after that, and various movements that he did after that, right? So the victory was important, not the amount in the terms of settlement, as well as how it led to a widespread you know, struggle for independence that actually started after that. So ये सारी चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं. Okay, but Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to elevate the distress of large number of poor peasants, and that was his style, right? वो लोग क्या करते थे, गांधी जी क्या करते थे, बहुत ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेते थे और बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो कि लाखों लोगों को अफेक्ट कर रही है, उस प्रॉब्लम्स को लेके वो अपने मूवमेंट्स को चलाते थे. His politics were intervened with the practical day-to-day problems of the millions. He was not a loyalty to abstractionists, it was a loyalty to living human beings, right? So interviewed with the practical day-to-day problems of the millions. So ये सारी चीज़, ये उनका style of working था, ये उनका style of movement था. Yes, right? So let's look at the last scene. The lesson of self-reliance. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. इसमें क्या होता है कि गांधी जी के एक फ्रेंड होते हैं, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज. ये गांधी जी के एक फ्रेंड होते हैं और ही वाज गोइंग बैक टू इंग्लैंड. बट बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे लॉयर जो गांधी जी के साथ रहते थे, वो सोचते हैं कि क्यों ना ये भी इनके साथ चंपारण में रहे. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो गांधी जी को कहते हैं कि क्यों ना हम इनकी हेल्प लें, एंड ही अग्रीड कि इफ गांधी जी वांट्स ही कैन स्टे, राइट. बट वो गांधी जी क्लियरली कह लेते हैं कि ये हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि पहली चीज़ जो हमको सीखनी है वो सेल्फ रिलायंस सीखनी है, वो अपने ऊपर विश्वास सीखनी है, वो ये विश्वास करना सीखना है कि हम अकेले भी ब्रिटिशर से लड़ सकते हैं. मतलब वी डोंट नीड एन इंग्लिशमैन टू फाइट फॉर अस, वी कैन फाइट डायरेक्टली विद द ब्रिटिश, एंड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस वी शुड हैव. So quietly all his friends and all the lawyers that were with Gandhiji agrees, and it was the first lesson of self-reliance that Gandhiji gave to all the people there. Okay, let's look at the text. Early in the Champaran action, Charles Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhiji farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. Gandhiji's lawyer friend thought that it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help him. Andrew was willing if Gandhiji agreed, but Gandhi vehemently opposed. He said, you think that in this unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side?
This shows the weakness of your heart. The cause is just and you must rely upon yourself to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman, right? So ये भी excerpt है जिस जो आ सकता है एग्जाम में, और इसमें हम clearly यही बोलेंगे कि कैसे he gave a lesson of self-reliance to the people there, and that was also taken up by a lot of people there. He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhiji in its way taught us a lesson of self-reliance. Self-reliance, India independence and help to sharecroppers were all bound together. So according to the author, self-reliance, India's independence and help to the sharecroppers were all had one goal and all binded together, all bound together. So that was I guess all in the story. I hope you have enjoyed the story. Now let's move to the Q&A section. So देखते हैं दोस्तों, questions and answers देखते हैं. पहला question, the Champaran episode was a turning point in Gandhiji's life. Explain with examples from the text. So इसमें दोस्तों हमको ना जो 4-5 lessons ये story सिखाती है about the movement and also about the next political big thing that Gandhiji became after that, ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी, राइट. सो जैसे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, पहले तो हम एक कॉन्टेक्स्ट दे देंगे कि चंपारण wasn't just about solving an agricultural crisis, it was the first successful experiment with satyagraha on Indian soil, right. कैसे this Champaran movement became the first satyagraha that Gandhiji did on Indian soil, राइट. तो पहले ये कॉन्टेक्स्ट दे दिया, फिर जो 2-3 लेसन्स हमने लर्न करे, जैसे फॉर एग्जांपल चैलेंजिंग अथॉरिटीज़, कि कैसे वो पोलाइटली अथॉरिटीज़ को चैलेंज करते थे विदाउट actually breaking the law. He was actually challenging the authorities, and that's why they were helpless, right? क्योंकि वो कुछ गलत करते ही नहीं थे, तो वो authorities उनको कहे क्या या करे क्या, right? So that made authorities helpless, and that was the main reason why his movement was so successful, right? Because only that he did was just non-cooperation, nothing else, right? देन पॉलिटिकल टू सोशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कैसे एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुआ था चंपारण में, एंड कैसे इट बिकेम अ मूवमेंट जहाँ पे ही गेव अ मैसेज कि हमको सिर्फ फार्मर्स की वोस को टच नहीं करना है, बल्कि हमको विलेजेस की कंडीशंस को, वहाँ के सैनिटेशन को, वहाँ की स्कूल्स को, वहाँ की इन सब चीज़ों को, मतलब विलेजेस की लेवल को इम्प्रूव करना ताकि उनकी कंडीशंस इम्प्रूव हुए, एंड दैट वुड एक्चुअली हेल्प देम अंडरस्टैंड कि द होल मूवमेंट इज फॉर देम, राइट. बिकॉज जब उनकी कंडीशंस इंप्रूव होगी, जब उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, देन ओनली दे वुड रियलाइज दैट दे हैड ऑल्सो एन अथॉरिटी टू फाइट विद द ब्रिटिश, राइट. एंड ऑल्सो सेल्फ रिलायंस में व्हेन ही गेव अ लेसन कि कैसे दे कैन नॉट रिलाई, दे शुड नॉट actually look at help from a Britisher or from an Englishman to fight the English. They should be self-reliant, they should believe in themselves to fight against the British, and that would actually spur the movement to millions of people, right. So that was one of the things. And then finally the conclusion that Gandhiji gave Gandhiji the confidence that the British should be compelled to leave India through non-violent and non-cooperation movement, right. So ये 4-5 चीज़ें जो आप इस आंसर्स में लिख सकते हो. एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये देखते हैं. Why did Gandhi agree to the settlement of 25% refund for the farmers? How did it influence the peasant landlord relationship in Champaran, right? So ये इसमें clearly text में भी दिया, और आप ये भी लिख सकते हो कि 25% पे वो agree इसलिए करे. For him the win was more important. For him landlords, British landlords अपनी prestige खोकर और नीचे आकर पैसे दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. देन द अमाउंट दैट दे वर गिविंग, फर्स्ट थिंग. एंड एक्चुअली दैट अल्टीमेटली प्रूव दैट द लैंडलॉर्ड्स वर नॉट इनविंसिबल एंड वर सब्जेक्ट टू द सेम लॉज एंड इंडियंस, राइट. सो एक ये चीज़ आई इसमें, और दूसरी चीज़ एट द एंड आप देखोगे कि इसमें ये भी लिखा है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को वो ज़मीनें खाली करनी पड़ी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. सो इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप, I think first the empowerment one, कि the peasants realized that they had the rights and defenders. End of fear, right, that they can also rise up and win, right. That was the main message that he wanted to give. The resolution, again जैसे कि मैंने कहा, within a few years the British planters abandoned their estates which reverted to the peasants, effectively ending the indigo sharecropping in Champaran, जिसकी वजह से indigo sharecropping Champaran में ख़त्म ही हो गई. And
This is also important explanation for exams. This question test your understanding of Gandhiji's pragmatism. He wasn't just looking for the financial win. He was looking for a psychological victory to break the leglock and give peasants the self confidence. तो ये win के बाद वहाँ के लोगों में कितना self confidence आया होगा कि Britishers के against they had won a battle, right? That gave them self confidence. That gave Gandhiji the move that he wanted for it to go pan India, right? So that was very important because that was the first non-cooperation movement that led to the pan India non-cooperation movement that Gandhiji started after that. So hope you enjoyed the lesson. Do share your comments. It would help us to improve, and stay tuned for more.